स्टार्ट करें। मैं आज आपको जो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, ये पढ़ा रही हूँ। हाँ, हम लोग कभी ग्रामर कभी ये लेते रहेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है क्लियर? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? शुरू करूँ मैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम धीरेन्द्र। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। अभी तक मैंने जो काम करवाया था ग्रामर का वो कर लिया आपने? यस मैम। अनुस्वार अनुनासिक समझाया था, वो समझ में आ गया? यस मैम। तो वो अपना क्लियर Yes, हो गया है ना? वर्ण विच्छेद क्लियर है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो मैं है ना, वो हमारा पूरा हुआ समझो, ठीक है। वर्ण विच्छेद, अनुस्वार अनुनासिक, नुक्ता। है? अब मैं आज ले रही हूँ आपका वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। मैं इसका पाठ परिचय आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक। तो ये जो चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है, ये पहले हमारे क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता है ना, भारतीय, ठीक है। उनका जीवन कैसे संघर्ष में रहा उसकी मैं आपको वर्णन करते हैं, इस पाठ में किया गया है। वेंकट रामन ने 11 साल की उम्र में मैट्रिक योग्यता के साथ इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके सिर्फ 18 साल की उम्र में, है ना, वो कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे, मतलब इनकी प्रतिभा से इनके टीचर्स थे वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रमन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के विषय में लिखा था कि जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस जगह में बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था, ठीक है। कि जब वो नोबेल पुरस्कार लेकर मुड़े और उन्होंने देखा कि जहाँ वो बैठे थे वहां पर ब्रिटिश राज्य का, फिर ब्रिटिशर्स ने हम लोगों पर राज किया था, है ना, तो देखा कि ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक जो है वो लहरा रहा है। वो तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं, कि मतलब भारत इतना दीन देश हो गया, उसका अपना ध्वज नहीं है, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। चंद्रशेखर वेंकट रमन, मतलब एक तरह से उनको ऐसा महसूस हुआ कि तो भारत का अपमान है। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे, मतलब वो चाहते थे कि भारत में विज्ञान जो है वो बहुत मतलब ऊपर तक जाए, उसकी विज्ञान की उन्नति हो, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम हो, तथा भारत की स्वतंत्रता के भी वो हिमायती थे कि भारत जो है वो स्वतंत्र रहे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के उपरांत एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे एक बधाई तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र, महात्मा गांधी जी ने उनको एक बधाई तार दिया था जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कि अपने प्रिय मित्र से मिला है। उनको एक बधाई तार जो इस समय जेल में है। जब उनको नोबेल पुरस्कार, तो मतलब हमारा जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो भारत आजाद नहीं था, क्योंकि बात कब है, ये 1920 की है। तो नोबेल पुरस्कार मिला और हमारे ऊपर हम मतलब ब्रिटिशर्स का राज्य था, तो इसलिए उनको बड़ा वो फूट फूट कर रोई कि यार बताओ हमारा देश पराधीन है ना। तो उनको एक बधाई तार मिला था महात्मा गांधी जी से, और महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे, जेल में। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन के संघर्ष में जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह बात पाठ बखूबी देता है कि वो मेधावी थे, बहुत बुद्धिमान थे, मेधानित थी, और इस महान वैज्ञानिक तक की
मतलब वो किस तरीके से महान वैज्ञानिक बने, ये उनकी बड़ी संघर्षमय यात्रा है और इस पाठ में उनकी उपलब्धियों और उनकी संघर्षमय यात्रा का वर्णन है। अच्छा ये बताएं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. क्लियर Yes, है? ma'am. यस मैम। तो यस मैम। पेड़ से सेब का गिरना तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे ना, सदियों से देख रहे थे कि पेड़ से सेब गिरता है, मतलब कोई भी फल है वो पेड़ से सीधे नीचे गिरता है, जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आती है। परंतु गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई नहीं समझ पाया था ना। एक वैसे ही विराट समुद्र की नीलवर्णी आभा को भी असंख्य लोग प्राचीन काल से देखते आ रहे थे कि समुद्र का जल कैसा है, नीला है। लेकिन यह नीला क्यों है, ये एक रहस्य था और इस पर से पर्दा हटाने के लिए पर्दा किसने हटाया इस रहस्य पर से कि पेड़ से फल नीचे क्यों गिरता है और समुद्र का जल जो है वो नीला क्यों है, ये रहस्य उठाया, ये रहस्य हमारे सामने प्रकट किया सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सन 1921 की बात है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को देखना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था, है ना। 1921 की बात है, तो वो समुद्री यात्रा पर जा रहे थे, तो जहाज के डेक पर वो खड़े हुए और उन्होंने नीले समुद्र की आभा को देखा। और वो प्रकृति प्रेमी थे, जो प्रकृति प्रेमी होगा उसको पहाड़, पर्वत, झरने, समुद्र ये सब बहुत अच्छा लगेगा। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों क्यों रहते थे, मतलब वो डेक पर खड़े होकर घंटों समुद्र की नीली आभा देखते रहते थे। परंतु रामन सिर्फ भावुक प्रकृति प्रेमी नहीं थे, मतलब जो भावुक प्रकृति प्रेमी होता है वो केवल प्रकृति के सौंदर्य को निहारता है, ठीक है ना, उसके पीछे का विज्ञान क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करता। तो उनके भीतर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी सशक्त थी, मतलब प्रकृति प्रेमी तो थे लेकिन एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उनमें बहुत सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे प्रश्न कर बैठी, है ना। इसी जिज्ञासा में उन्होंने प्रश्न किया कि समुद्र का नल रंग जो है वो नीला ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं, समुद्र का जल नीला ही है, कुछ और क्यों नहीं है। रामन सवाल का उत्तर ढूंढने में लग गए, वो उसका उत्तर ढूंढने में लग गए। उत्तर ढूंढते ही वे विश्व प्रसिद्ध हो गए और जैसे उन्होंने उत्तर ढूंढा तो वो विश्व में प्रसिद्ध हो गए। रामन 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में जन्मे। तो 7 नवंबर 1888 को वो कहाँ जन्मे थे, 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे थे। इनके पिता विशाखापत्तनम में भौतिक और गणित के अध्यापक थे, तो इनके पिता भौतिक और गणित के टीचर थे। पिता इन्हें बचपन से भौतिकी और गणित पढ़ाया करते थे, है ना। तो पिता उनके बचपन से उनको भौतिक और गणित पढ़ाते थे। इसमें कोई झूठ नहीं होगा कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ये तैयार की थी। मतलब इन दो सब्जेक्ट में जो वो इतने सशक्त हुए थे, है ना, इतने मतलब इतना उनको ज्ञान था, तो वो उनको कहाँ से मिला था, अपने पिता से ही मिला था। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की थी। तो कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की थी, पहले तो थी एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली में कॉलेज था और फिर उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से। बीए और एमए दोनों की परीक्षाओं में उन्होंने बहुत ज्यादा अंक प्राप्त किए थे, बीए और एमए उन्होंने किया था और बहुत ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही पहचान था। मतलब बहुत से बच्चे होते हैं ना कि वो मतलब बचपन से ही उनको वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको भी कि मतलब इसके पीछे क्या है। जैसे मेरा बेटा था तो वो क्या करता था, ऊपर जाकर के पेड़ों में गमलों में ये इसके बीज क्या बोलते चने, है ना, चने बो के आ जाया करता था। तो वो उगते थे तो उसको बहुत ध्यान से देखता था। अच्छा बॉयज गर्ल्स भी हालांकि पीछे नहीं रहते विज्ञान में, लेकिन बॉयज भी बहुत ज्यादा। तो कुछ बच्चे बचपन से ही इस चीजों में होते हैं। तो रामन का मस्तिष्क विज्ञान के छिपे रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। आप में से भी बहुत से बच्चे होंगे जिसको साइंस में बहुत रुचि होगी, तरह तरह के वो करके एक्सपेरिमेंट करके देखते रहते होंगे घर में जो कर सकते हैं ना। तो अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने शोध कार्यों में रुचि लेना शुरू किया। तो मतलब बचपन कॉलेज के दिनों से ही रिसर्च है ना, वो उसमें रुचि लेना उन्होंने शुरू किया था। उनका पहला शोध पत्र था फिलोसफिकल मैगजीन, जो उनका पहला उनको जो उन्होंने जो रिसर्च की थी उसका जो शोध पत्र जो उनका छपा था वो फिलोसफिकल मैगजीन में छपा था। उनकी इच्छा तो यही थी कि वे अपना पूरा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित करते, मतलब वो चाहते थे कि वो रिसर्च करते रहें। परंतु उन दिनों शोध कार्य को मतलब शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। अब तो साइंटिस्ट की पोस्ट होती है बाकायदा ना, लोग साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि आप मतलब रिसर्च करते रहते हैं लोग बाग, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
कि अब रिसर्च को मतलब कैरियर के रूप में नहीं अपनाया जा सकता था। आजकल तो कैरियर के रूप में अपना लेते हैं, है ना। तो ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की तरफ आकर्षित होते थे। तो जो आजकल तो क्या होता है, जो प्रतिभावान छात्र हैं वो कई बड़े बड़े सेक्टर्स में अलग अलग उसमें ना अपना वो मतलब जाते हैं, लेकिन पहले तो क्या था, जो प्रतिभावान छात्र थे वो केवल सरकारी नौकरी की तरफ ही आकर्षित थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की तरह भारत सरकार के वित्त विभाग में अधिकारी बन गए। तो वो क्या बोलते फाइनेंस जो है डिपार्टमेंट है उसमें वो एक अधिकारी बन गए थे। उनकी तैनाती कलकत्ता में, और वो कहाँ तैनाती है, कोलकाता में। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुचि को बनाए रखा। जो उनकी विज्ञान के प्रति जो रुचि थी ना, जो रिसर्च वो करते रहते थे, सरकारी नौकरी में होते हुए भी उन्होंने उसको अपनी स्वाभाविक रुचि को बनाए रखा। दफ्तर से छुट्टी मिलते ही लौटते हुए बहू बाजार आते। बहू बाजार कोलकाता का एक जगह का नाम है। तो जब दफ्तर से उनको छुट्टी मिलती तो बहू बाजार आते, जहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। तो वहां पर एक प्रयोगशाला थी। यह स्वयं एक अनूठी संस्था थी। जो ये है ना इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये एक संस्था थी, एक प्रयोगशाला थी, और एक अनूठी ही संस्था थी जिसे कोलकाता के डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के साथ स्थापित किया था। तो एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार थे, उन्होंने वर्षों की कठिन मेहनत से इसको ये प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस संस्था का है ना, मतलब एक संस्था बनाई और प्रयोगशाला स्थापित की। इस संस्था का लक्ष्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। ठीक है, कि वैज्ञानिक चेतना का विकास करना, लोगों को उसके लिए उसमें चैतन्यता जगाना विज्ञान के प्रति। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद भी इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। उद्देश्य तो उनका महान था, ठीक है, क्योंकि अगर नए नए क्षेत्रों में रिसर्च होती रहेगी उतना हम उन्नति करेंगे ना। तो उद्देश्य तो महान था, परंतु इस संस्था के पास साधनों का नितांत ही अभाव था, साधन नहीं थे। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का प्रयोग करते हुए शोध कार्य करते थे। मतलब प्रयोगशाला में बहुत अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, है ना, काम चलाऊ भी उपकरण हुआ करते थे, तो उससे वो उनका प्रयोग करते हुए वो शोध कार्य किया करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। हठयोग किसको कहते हैं, मतलब कि हठ से कुछ भी प्राप्त करना, है ना, हठयोग की भाई मुझे तो ये रिसर्च करना है तो करना है, मुझे ये कार्य करना है तो करना है, चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, ये हठ योग होता है। तो यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था कि कम उपकरणों में और नए नए रिसर्च करना, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के पश्चात बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयत्न करता। तो मतलब ये एक हठयोग का ही एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है कि वो पहले तो अपनी नौकरी करते, है ना, फिर उसके बाद जो है वो मामूली सी, क्योंकि वहां पर सभी उपकरण थे नहीं, फिर भी शोध कार्य क्या करते थे। तो एक मामूली सी, मतलब ये क्या था, एक उनकी विधि तो थी, है ना, कि मुझे ये काम करना है। तो इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचते और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, क्योंकि कोई भी कार्य बगैर इच्छा शक्ति को नहीं होता। अगर आपकी इच्छा शक्ति सुदृढ़ है ना, तो फिर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के वो प्रयत्न करते हैं। तो क्योंकि रिसर्च जो कर रहे थे उससे उनका खुद का उन्नयन थोड़ी था, है ना, वो तो किसका उन्नयन था, विज्ञान का उन्नयन था, उसकी उन्नति थी। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की तरफ आकृष्ट थे। वाद्य यंत्र किसको कहते हैं, बजाने वाले यंत्र, उसकी तरफ वो आकृष्ट। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। अब हम ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, कोई भी यंत्र बजाते हैं, तो हम इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य नहीं खोजते, जबकि सब कुछ किस पर डिपेंड है, किस पर है, विज्ञान पर है। तो उनकी रुचि किस ओर वो आकृष्ट हुए, वाद्य यंत्रों की तरफ आकृष्ट हुए। और वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे क्या, जो ध्वनियां निकल रही है उसके पीछे क्या वैज्ञानिक रहस्य है, इसको खोलने की वो कोशिश करते रहते थे। इसके लिए उन्होंने कई वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, बजाने वाले तबला है, मृदंग है, ढोलक है, और भी जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाया जाता है, तो उसका अध्ययन वो करते थे। और उनमें कई देशी विदेशी वाद्य यंत्र भी थे। वाद्य यंत्रों पर किए गए शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के क्षेत्र में, जहाँ वायलिन, पियानो और चेलो
जैसे वैज्ञानिक वाद्य विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, मृदंगम और तानपुरा पर उन्होंने कार्य किया। तो जहाँ पर ठीक है वायलिन, पियानो, चेलो जो कि विदेशी वाद्य यंत्र माने जाते हैं, और तो उन्होंने उस पर भी रिसर्च किया, और वहीं वीणा, मृदंगम और तानपुरा जो है वो जो हमारे भारतीय वाद्य यंत्र माने जाते हैं उन पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों के इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है ना। जो मतलब पश्चिम में ये माना जाता है कि जो भारतीय वाद्य यंत्र है वो इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। वाद्य यंत्रों में होने वाले कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया, क्योंकि वाद्य यंत्र जो बजते हैं वो कंपन का ही तो काम है ना। तो उसके पीछे, कंपन के पीछे छिपे क्या गणित है इसके पीछे, उन्होंने अच्छा खासा काम किया और कई शोध पत्र भी प्रकाशित होने के हुए। उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के विषय में जानकारी मिली। तो उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे आशुतोष मुखर्जी, तो उनको इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का एक नया पद सृजित हुआ था, नया पद आया था। तो कौन सा था वो? प्रोफेसर था। मुखर्जी महोदय ने रामन के आगे प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी को त्याग कर कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार करें। तो आशुतोष मुखर्जी ने उनसे कहा कि भाई आप अपनी सरकारी नौकरी को आप उसे रिजाइन कर दें, और आप ये प्रोफेसर का जो कोलकाता यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर का जो पद अभी नया सृजित हुआ है उसको आप स्वीकार लें। रावण के लिए यह एक कठिन निर्णय था, क्योंकि सरकारी नौकरी में अच्छी खासी तनख्वाह उनको मिल रही थी और वो अपना रिसर्च का काम भी कर रहे थे। तो एक बड़ा कठिन निर्णय था। उस समय के हिसाब से भी कतई प्रतिष्ठित सरकारी पद पर है ना, जिसके साथ उनको मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष हो चुके थे। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विद्यालय की विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की नौकरी में आने का निर्णय बड़ा हिम्मत का काम था। रामन सरकारी नौकरी की उन तमाम सुख सुविधाओं को त्याग कर सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में आ गए। उन्होंने फिर सोचा समझा, फिर उन्होंने उस नौकरी का त्याग कर दिया। उस नौकरी से, सरकारी नौकरी से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके 1917 में वो कोलकाता विश्वविद्यालय में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर रहते हुए वो एक तरह से सरस्वती की साधना भी कर सकते थे। तो इस तरीके सरस्वती की साधना जो थी वो सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण रखती थी। तो कोलकाता विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य में बिताने लगे। तो वो जब कॉलेज से जुड़े तो अपना सारा समय किसमें, अध्यापन कार्य में और शोध में और अध्ययन में वो बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग का कारण मतलब नीला रंग क्यों है, इस कारण का सवाल खिलौरे मारने लगा। मतलब जब यात्रा पर थे, समुद्र यात्रा पर, तो वो समुद्र के जल का रंग नीला क्यों है, तो ये बड़ा तेजी से उनके मस्तिष्क में ये सवाल हिलोरे मारने लगा। एक नए प्रश्न ने जन्म लिया। तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसके फलस्वरूप रामन प्रभाव की खोज हुई, और इसी को रामन प्रभाव कहा गया। रामन ने कई ठोस रवों एवं तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया था। कि ठोस जो रवे कण होते हैं उन पर, तरल पदार्थ पर, और मतलब ठोस जो कण है उन पर और तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरण के प्रभाव की, उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका कैसा प्रभाव होता है, इस पर उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इसको आप समझना है ना, क्योंकि आप लोग साइंस भी पढ़ते हो ना, आप फिजिक्स वगैरह सब पढ़ते हैं ना, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण है ना, एक वर्ण वाली प्रकाश की किरण किसी ठोस या तरल रवेदार पदार्थ से गुजरती है, तो ठोस या फिर तरल है ना, सॉलिड या फिर लिक्विड, रवेदार जो कण है ना, क्रिस्टल, उस पदार्थ से जब निकलती है तो गुजरने के बाद उसके रंग में परिवर्तन आता है। जब किसी ठोस और तरल रवेदार पदार्थ से जब गुजरती है एक वर्णीय है ना, एक रंग की प्रकाश की किरण, तो उसके रंग यानी उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। कारण यह है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब ठोस या तरल रवे से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं
तो इस टकराव के फलस्वरूप में या तो ऊर्जा को खो देते हैं या अथवा उसको पा जाते हैं। या तो जो उनमें एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको खो देते हैं या कुछ कुछ भाग है ना, कुछ भाग होते हैं अथवा उसको पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी कि रंग में परिवर्तन लाती हैं। मतलब या तो जो क्रिस्टल है वो ठोस, या जब प्रकाश की किरण जो है, एक वर्णित प्रकाश की किरण जो है उसके जो फोटोन है जब ठोस या तरल प्रवेश से गुजरते हैं तो क्या होता है, इस टकराव की स्थिति में वो या तो ऊर्जा का कुछ भाग खो देते हैं और अथवा पा जाते हैं। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के रंग में परिवर्तन लाती हैं। एक वर्षीय प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। तो एक रंग के जो प्रकाश की, एक वर्णीय प्रकाश की जो किरण में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, बैंगनी, वॉयलेट कलर जो होता है ना उसमें होती है। तो बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा जो है सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश ठोस या तरल रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा पाता अथवा खोता है उसी हिसाब से वो उसका वर्ण जो है मतलब जिस परिमाण में वो ऊर्जा पाता है अथवा खोता है तो उसी हिसाब से उसका वर्ण जो है परिवर्तित हो जाता है। रामन की खोज, इसको आप लोग समझे होंगे है ना। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के जैसे थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के विषय में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। जो प्रकाश की प्रकृति के विषय में आइंस्टाइन का जो विचार था उसको एक प्रायोगिक प्रमाण मिल गया ना, अपन ने उसको प्रयोग करके देखा और वो सही है, इसका प्रमाण हमें मिल गया। आइंस्टाइन के पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। तो क्या कहते थे, प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में है। परंतु आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश जो है अति सूक्ष्म कणों की एक तीव्र धारा है। अति छोटे छोटे से कणों के एक तेजी से बहती हुई वो धारा है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और उन्हें इसे क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की अवधारणा का प्रत्यक्ष सबूत दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में बदलाव यह सीधे तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना आसान हो गया। जो उन्होंने खोज की थी उससे पदार्थों के अणु है ना, अणु और परमाणु आप जानते हैं क्या होता है, उसके अंदर की क्या संरचना है उसका अध्ययन करना आसान हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ली जाती थी। यह एक मुश्किल तकनीक है क्योंकि गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों के आणविक और परमाणुविक है ना संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ली जाने लगी। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण के में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सही जानकारी देती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा कई उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण करना संभव हो गया। रामन प्रभाव की खोज से रामन विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में आ गए। उन्होंने जो खोज की तो वो विश्व के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं उनमें उनका नाम आ गया। सम्मानों और पुरस्कारों की भी जैसे झड़ी सी लग गई और जब उन्होंने प्रूव कर दिया और ये उनका जो उन्होंने रामन प्रभाव की जो खोज की तो उनको सम्मान और पुरस्कार की झड़ी लग गई। सन 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से नवाजा गया। तो एक रॉयल सोसाइटी है उसमें उनकी सदस्यता उन्हें दी गई। सन 1929 में 1929 में उन्हें सर की उपाधि मिली। सन 1930 में उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले जैसे रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, रोम का मैथ्यूसी पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। तो ये आपको ध्यान रखने होंगे और सन वगैरह भी आपको ध्यान रखना होगा। सन 1954 यानी 1954 में रामन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मतलब नोबेल पुरस्कार भी मिला उन्हें और भारत रत्न भी प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे है ना।
पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं और जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके पश्चात यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। उन्हें ज्यादातर सम्मान उस समय मिले जब भारत विदेश अंग्रेजों का गुलाम था, है ना, क्योंकि 1930 में उन्हें मिला, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्हें ज्यादातर पुरस्कार कब मिले, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक अलग ही नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। तो किसी इंडियन को इस तरीके के पुरस्कार मिलने से क्या होता है, तो भारत को एक सम्मान मिला, आत्मसम्मान मिला और आत्मविश्वास की देखो भारतीयों में भी मतलब इतनी क्षमता है ना, कि वो इतना कुछ कर सकते हैं, इतनी मेधा है, इतना दिमाग है, इतनी बुद्धि है। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना उत्पन्न की। भारतीय संस्कृति से रामन का हमेशा ही गहरा जुड़ाव रहा है। ठीक है, अपनी भारत की पहचान को उन्होंने हमेशा हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखा। अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के पश्चात भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, मतलब उनको इंटरनेशनल वो फेमस हो गए थे, है ना, लेकिन फिर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपने दक्षिण भारतीयों का जो होता है ना, कि ऊपर एक कमीज जैसी पहनते हैं और नीचे लुंगी पहनते हैं, ठीक है ना, ये उनका परंपरा है, उनकी पारंपरिक पहनावा है उनका, तो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे, शाकाहारी थे और ड्रिंक वगैरह वो नहीं लेते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार लेने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रोमन प्रभाव का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने जो एक प्रदर्शन किया और क्या किया, अल्कोहल पर रोमन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से मना किया तो एक आयोजक ने परिहास में कहा, है ना, एक आयोजक था, तो उसने परिहास उनका हंसी उड़ाते हुए उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज किया। मतलब उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव किया था ना, उसका प्रदर्शन करा था। बोले ऐसे करके इन्होंने हमको मतलब बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, आह्लादित कर दिया, है ना, हमें बड़ा प्रसन्न कर दिया, आनंदित कर दिया। तो फिर भाई अब रामन अल्कोहल ने तो उसका प्रभाव देखने से हम क्यों परहेज कर रहे हैं, है ना, तो परहेज क्यों, क्योंकि वो ले नहीं रहे थे ना मदिरा, इसलिए एक हंसी में उन्होंने बात कही। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोग और शोध पत्र लेखन तक ही सीमित नहीं था। तो उनका जो पर्सनालिटी है उनकी, वो प्रयोग और शोध पत्र लेखन तक ही सीमित नहीं रहा है ना रामन। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी तथा वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि एवं चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने प्रारंभिक दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें अच्छी प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में बहुत संघर्ष करना पड़ा। मतलब इतने एक प्रसिद्ध बन गए थे और विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, लेकिन वो इस चीज को, अपने संघर्ष भरे दिन को नहीं भूले थे कि उनको किस कठिनाइयों से और कैसे उपकरणों के अभाव में संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना बैंगलोर में की थी और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से वो जो जानी जाती है ना, एक बैंगलोर में एक उन्होंने शोध संस्थान और प्रयोगशाला बनाई और जिसमें कि सारे बहुत अच्छे अच्छे तरीके के उपकरण हैं और उसको दिया रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भौतिक विज्ञान में अनुसंधान को आगे बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने, चलिए अब काफी है, टाइम हो गया अपना, कल पर। मैम हाँ बेटे बोलो। मैम हमने आपको होमवर्क भेजा था, आपने चेक ही नहीं किया अभी तक। बेटा मैं कल बिजी थी, कल गुरु पूर्णिमा थी ना, तो कल प्रोग्राम थी, है ना, यस में व्यस्त थी। अभी आज मैम हाँ मैम कल नेट नहीं आ रहा था, आज भेज दूं क्या? भेज दीजिए, आज तो भेजना है ना, भेजो। ओके मैम, ठीक, ओके बाय, मिलते हैं। थैंक यू मैम।